दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर्स की बात की जाए तो रूस, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तीनों कंट्रीज न सिर्फ मिलिट्री में सबसे ऊपर हैं, बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी बाकी पूरी दुनिया से चंद कदम आगे ही रहती है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी पावरफुल कंट्रीज अफगानिस्तान जैसे छोटे और कमजोर मुल्क से बार बार हार चुकी है? अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि यहाँ से दुनिया की तख्त उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो जाती है? और सबसे बढ़कर यह है कि रूस, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन का इस बंजर जमीन में क्या इंटरेस्ट? थम टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशाम्बी नसरीन अफगानिस्तान ने ज्यादातर रौन से जाएंगे लड़ने में गुजारा है, जहां पर कब्जा जमाने की हिस्ट्री को देखा जाए तो 2500 साल पहले 522 ईस्वी में पर्शियन ने इस जगह पर हमला किया था, लेकिन उनका कब 2 सालों से ज्यादा ना चल सका। उसके बाद 330 ईस्वी में सिकंदर, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा किया था, उसने भी अफगानिस्तान पे हमला किया, लेकिन वो भी 7 सालों से ज्यादा यहाँ अपनी हुकूमत नहीं जमा सका। मंगोल एम्पायर, सिख एम्पायर और मुगल एम्पायर ने भी इस जगह पर अलग अलग वक्तों में हमला किया, लेकिन सिर्फ मंगोल यहाँ 2 सॉल्ट के, जबकि मुगल और सिख एम्पायर ने 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से हाथ निकल लिया। जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना शुरू किया तो आज के म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तक सारा का सारा एरिया ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में था। अफगानिस्तान में उन्होंने 3 मर्तबा कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से 1 मर्तबा भी कामयाब ना हो सके। 1979 में सोवियत यूनियन यानी आज के रसिया ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। 9 सालों तक अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद रूस को भी अपने ट्रूप्स यहां से निकलने पड़े। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सिविल वॉर चल रही थी और अफगानिस्तान की तरफ से हर मिलने पर पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन गया। अभी सोवियत को यहां से निकले 12 साल ही गुजरे कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि तमाम नाटो कंट्रीज ने मिलकर हमला किया था। एक तरफ यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड समेत 13 अलग पावरफुल कंट्रीज थी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस जंग को अकेला ही लड़ रहा था। अफगानी तालिबान के खिलाफ 20 साल तक यह जंग चलती रही, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी और आखिर में नौबत यहां तक आ गई कि 2021 में अमेरिकन फोर्सेस को यहां से निकलने के लिए भी तालिबान के साथ डील साइन करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स रहना है कि 20 साल इस जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से को कंट्रोल करती थी। अफगानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से थोड़ा बड़ा, जबकि इसकी पॉपुलेशन उस स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। इतना छोटा मुल्क अपने से 10 गुना बड़े और ताकतवर मुल्कों से कैसे मुकाबला करता रहा है, इसके कई सारे जवाब हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन में छुपा है। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, जिसमें ताजिक और पश्तो शामिल है। इसका पूरा बॉर्डर खुद अफगानिस्तान ने नहीं, बल्कि गैर मुल्क की ट्रैक्टर ने आज से 120 साल पहले बनाया था। इस बॉर्डर की यहाँ बसाने वाले ट्राइब्स के सामने कोई हैसियत नहीं थी। इसके सदन बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पश्तो सालों से रहते आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तो से ज्यादा बॉर्डर उससे पार पाकिस्तान में रहते हैं। बॉर्डर बनने से पहले ही शतरंज अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में पश्तो का बसेरा था। इन पश्तो की आधी फैमिली अफगानिस्तान में तो आधी पाकिस्तान में रहती है। लिहाज जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ का बॉर्डर डिफाइन किया तो उसकी इन पास्तोस के सामने कोई खास अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये बॉर्डर महेश एक इमेजिनरी लाइन के जैसा था। जैसे बॉर्डर डिफाइन होने से पहले वो लोग एक दूसरे से मिलने जाया
करते, तो वैसे ही बॉर्डर के बाद भी जया करते, क्योंकि इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा इंतहा ही ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। इसी वजह से इस बॉर्डर को कंट्रोल करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है। दी डिफरेंट लाइन के नाम से पहचाना जाने वाला ये बॉर्डर 2,06,40 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कम से कम भी 300 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहां से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट स्मगलिंग बहुत कॉमन है। अफगानिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट बहुत आसानी से पाकिस्तान आते और यहाँ से नए मिलिटेंट्स तैयार करके वापस लेकर जाते। इन सब वजूहात की वजह से ही ड्यूरेंट लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का मैप देखा जाए तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी अगर किसी को इस पर जमीनी रास्ते से घुसकर हमला करना हो तो उसके लिए पड़ोसी मुल्क की मदद लेना पड़ती है, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन जैसे तैसे करके अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा भी जाए तो हमला अरबों को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि अफगानिस्तान विश्व कॉन्टिनेंट का सेंटर है, लेकिन यहाँ की कम आबादी भी इन पहाड़ों की हर्श कंडीशंस की वजह से ही है, जिनको हिंदू काश माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये रेंजेस इतनी ऊंची और इतनी खतरनाक है कि यहाँ सुरवी करना और इनको क्रॉस करना करीब इम्पॉसिबल ही माना जाता है। ये आलीशान पहाड़ अफगानिस्तान के 75% एरिया को कवर किए हुए हैं, जबकि पूरी कंट्री की बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा एरिया 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ियां अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का कम देती है, जो गैर मुल्क की ट्रैक्टर के लिए तो अनजन है, लेकिन यहाँ के लोकल्स इन पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ है। जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो मिलिटेंट्स इन पहाड़ों पर छुपकर पैसे से गुजरने वाले रशियन टैंक्स और ट्रूप्स पे हमला करके पहाड़ों की कारों में जाकर छुप जाते, जहां उनको ढूंढना नामुमकिन होता था। कई बार तो मिलिटेंट्स पूरे पासेस और रोड्स को भी उड़ा देते, जिससे रशियन कई महीना तक आगे नहीं बढ़ पाते। हिंदू कुश माउंटेन रेंज जहां हमलावरों को रुकते हैं, वहीं इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक गुड्स और सप्लाई को ट्रांसपोर्ट, जहां भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जहां दर्जनों वालिस है जिम अलग अलग ट्राइब्स बजाते हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्तों की वजह से ज्यादातर ट्राइब्स का आपस में भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक वाली से दूसरी वाली तक जाना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से इन ट्राइब्स ने वेल्स के बीच में ही अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। इनके अपने अपने कानून हैं और ज्यादातर ट्राइब्स अपनी सिक्योरिटी भी खुद ही करते हैं। यही वजह है कि काबुल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज पर ज्यादा होल्ड नहीं चलता। जाहिर है जब अफगान सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन मसलों के सामने बेबस रहती है तो बाहर से आने वाली मिलिट्री पावर्स कैसे यहाँ अपना होल्ड बरकरार रख सकती है। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफवाह सिटी कोस्ट में अपनी मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हुई। इस चीज का उठाकर अफगान मिलिटेंट्स ने इन पहाड़ों पर डेरा दल लिया और पूरी सोवियत बेस को चारों तरफ से घर लिया, क्योंकि ये मिलिटेंट्स ऊंची पोजीशंस पर, इसी वजह से उन्होंने वाली तक जाने के तमाम रास्ते बंद कर दी है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सोवियत मिलिट्री बेस का पूरा सप्लाई नेटवर्क टूट गया और अब वो सिर्फ एयर सप्लाईज पे डिपेंडेंट रह गए, जो कि सोवियत के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था अफगानी मिलिटेंट्स की। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सोवियत को ही हारने में कामयाब नहीं थी। 2001 में जब अमेरिकन ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की तो तमाम नेटवर्क कंट्रीज की टोटल 13 फोर्स को अफगानिस्तान में बाय एयर भेजा गया, लेकिन इतनी ज्यादा फोर्स के लिए रेगुलर सप्लाई और ट्रक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए भेजा जाता था। अफगान मिलिटेंट्स को अच्छी तरह मालूम था कि उसके लिए खैबर पास कितना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से वह पहाड़ों पर कहकर ट्रक्स पर हमला करने का
कोई मौका नहीं छोड़ते। हट्टा के 2009 में उन्होंने खैबर पास के एक बहुत नाजुक हिस्से को ही तबाह कर दिया था, जब उनको अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता तो वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते और नाटो कंटेनर्स को खैबर पास इंटर होने से पहले ही जला देते। नेटवर्क फोर्सेस ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद भी ली और वहां के कई लोकल्स को भी इस जंग में हिस्सेदारी बनाया। बेशक कई मुकामात पर उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन पूरी 20 साला जंग का अगर निचोड़ निकाला जाए तो उस सिर्फ 15% अफगानिस्तान को होल्ड करता था। एक एस्टीमेट के मुताबिक उसने अफगानिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन में टोटल $2.3 ट्रिलियन बहा दिए, यानी सिर्फ एक दिन में अमेरिका अपनी फोर्सेस पर $300 मिलियन खर्च करता। इतनी ज्यादा रकम खर्च करने के बाद भी जब 85% एरिया में तालिबान का होल्ड बरकरार था तो उसने यहां से निकलने में ही अपनी बेहतरीन समझी। अब ये बात तो हम सबको समझ ए गई कि अफगानिस्तान की डेंजरस पहाड़ियां उसमें मौजूद अनगिनत सीक्रेट खा रहे हैं और यहाँ के आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज की वजह से ही गैर मुल्क ही ताकत है यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। लेकिन आखिर घूम फिरकर हर कोई अफगानिस्तान को ही कंट्रोल क्यों करना चाहता है? इस बात का जवाब भी हमें अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है जिसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के मामलात कंट्रोल में हो। अब जाहिर है जो भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा वह इस रीजन की तमाम कंट्रीज के लिए बहुत खास भी होगा। यही वजह है अफगानिस्तान में जब भी कोई पावर अपना होल्ड बनाना चाहती है तो दूसरी पावर यहाँ मिलिटेंट्स को फंड करके उनकी हेल्प करके उसे पावर को कमजोर करना चाहती है। उम्मीद है आज की इस छोटी वीडियो से आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हो। आप लोगों के लाइव और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।